जेनित्सु एक ऐसा कैरेक्टर जिसको ऑलमोस्ट हर व्यूअर ने कभी ना कभी एनोइंग बोला होगा। हर टाइम चिल्लाना, रोना, डर के भागना, और हॉनेस्टली फर्स्ट इम्प्रेशन में वो कभी हीरो जैसा लगता भी नहीं था। जब भी डीमन सामने आता था उसका पूरा बॉडी शेक करने लगता था, आवाज़ कांपने लगती थी और उससे सिर्फ बचना होता था। लेकिन शायद लोगों ने जेनित्सु को गलत समझा, क्योंकि सच ये है कि डीमन स्लेयर की दुनिया में सबसे रियलिस्टिक रिएक्शन अगर किसी का था तो वो जेनित्सु का था। सच को देखो, एक नॉर्मल इंसान को अगर असली डीमन दिख जाए जो लिटरली लोगों को जिंदा खा जाता है तो क्या वो काल में रहेगा? नहीं, कोई भी नॉर्मल बंदा टूट जाएगा। बस डिफरेंस इतना था कि बाकी कैरेक्टर्स अपने डर को छुपाते थे, पर जेनित्सु नहीं करता था। उसका डर फेक नहीं था, वो जेन्युइनली डेथ से टेरिफाइड था, और इसी वजह से हम सबको इतना ह्यूमन फील होता है। जेनित्सु कभी नेचुरली स्ट्रांग नहीं था, ना उसके पास टांजिरो जैसी विल पावर थी, ना इनोसुके जैसा एग्रेशन, और ना हाशिरा जैसी मेंटालिटी। वो बस एक इनसिक्योर लड़का था जो अंदर से खुद को वीक मानता था। बचपन से ही उसके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी थी। उसे लगता था कि वो किसी काम का नहीं है, और जब कोई इंसान ऑलरेडी खुद को वीक मानता हो तो डेंजर के सामने उसका फियर और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। इसलिए जेनित्सु हर सिचुएशन में पैनिक करता था, क्योंकि उसके लिए डेमन सिर्फ एनिमीज नहीं थे, वो उसकी डेथ का रिमाइंडर थे। और सबसे सैड बात ये है कि वो खुद भी जानता था कि वो मेंटली स्ट्रांग नहीं है। हर बार जब वो रोता था, चिल्लाता था या भागता था, वो कॉमेडी नहीं थी, वो एक इंसान का सर्वाइवल इंस्टिंक्ट था। लेकिन यहाँ पे उसके कैरेक्टर का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। जेनित्सु ने कभी अपना फियर ओवरकम नहीं किया। एनिमे में यूजुअली हीरोज को एक मोटिवेशन मोमेंट के बाद फियरलेस बन जाते हैं, लेकिन जेनित्सु कभी फियरलेस नहीं बना। लास्ट तक उसे डर लगता रहा, उसके हाथ कांपते थे, उसकी बॉडी पैनिक करती रही। डिफरेंस बस इतना था कि डर के बावजूद भी वो फाइट करता रहा, और वही होती है रियल ब्रेवरी। फियर ना होना ब्रेवरी नहीं है, फियर के साथ खड़े रहना ब्रेवरी है, और जेनित्सु एग्जैक्टली वही रिप्रेजेंट करता है। इसी वजह से उसका कैरेक्टर इतना रिलेटेबल है, क्योंकि रियल लाइफ में भी ज़्यादा लोग टांजिरो नहीं बल्कि जेनित्सु होते हैं। और फिर आता है उसके कैरेक्टर का सबसे जीनियस पार्ट, उसका सोते हुए फाइट करना। पहली बार देखने पे लगता है कि ये बस एक फनी गैमिक है, लेकिन एक्चुअली उसके पीछे डीपर मीनिंग छिपा हुआ है। जब जेनित्सु कॉन्शियस होता है उसका माइंड एग्जैक्टली एंजाइटी से भरा होता है। वो ओवरथिंक करता है, पैनिक करता है और खुद पर डाउट करता है। लेकिन जैसे ही वो सो जाता है उसके सारे मेंटल बैरियर्स डिसअपीयर हो जाते हैं, और तब उसकी असली स्ट्रेंथ बाहर आती है। मतलब मन की गहराई में जेनित्सु हमेशा स्ट्रांग था। प्रॉब्लम उसकी पावर नहीं थी, उसका खुद पे ट्रस्ट था। और हॉनेस्टली ये चीज़ काफ़ी हार्ट ब्रेकिंग है। इमेजिन करो कि तुम टैलेंटेड हो, पर तुम्हारा खुद का दिमाग ही तुम्हें रोक दे। जेनित्सु की पूरी लाइफ बेसिकली वही थी। उसकी थंडर बीटिंग भी उसकी पर्सनैलिटी को परफेक्टली रिप्रेजेंट करती है। लाइटनिंग की तरीके तरह एक सेकंड के लिए एक्सप्लोर करना, पूरे स्पीड के साथ मूव करना, क्योंकि जेनित्सु पूरी लाइफ हेजिटेट करता रहा, डरता रहा, सोचता रहा। लेकिन जब वो फाइनली एक्शन लेता है तब सब इंस्टेंटली ख़त्म हो जाता था। इसलिए उसके सीन सिर्फ कूल नहीं बल्कि इमोशनल भी लगते हैं। और फिर काइगाकू के साथ भी उसकी फाइट ने उसे कम्प्लीटली चेंज कर दिया। पहली बार जेनित्सु किसी डीमन से नहीं बल्कि अपने पास्ट से फाइट कर रहा था। काइगाकू सिर्फ उसके लिए एनिमी नहीं था, वो उसकी इनसिक्योरिटीज का सिंबल था। और इस बार जेनित्सु भागा नहीं, ना वो चिल्लाया, ना उसने हेल्प मांगी, बस चुपचाप खड़ा रहा। अब वही साइलेंस दिखाता है कि वो कितना चेंज हो चुका था। उसने अपना खुद का फॉर्म क्रिएट किया,
कुछ ऐसा जो वो कभी इमेजिन भी नहीं कर सकता था। लेकिन उस मोमेंट का बेस्ट पार्ट ये नहीं था कि वो स्ट्रांग बन गया। बेस्ट पार्ट ये था कि फाइनली उसने खुद को एक्सेप्ट कर लिया। ज़ेनात्सु कभी फियरलेस नहीं बना, लेकिन उसने फियर को कंट्रोल करना सीख लिया। और शायद इसीलिए डीमन स्लेयर में सबसे ह्यूमन कैरेक्टर अगर कोई था तो वो ज़ेनात्सु था। अगर तुम लोग अब तक वीडियो के लास्ट तक बने हुए हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ऐसी और वीडियोस आपको मिलती रहेंगी।